नेक्स्ट फोकस करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर, सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो 52 आर्टिकल देखा, 53 देखा, 58-58(2) देखा, और आगे बढ़ते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में। अब यहाँ देखें 54-55 देखेंगे। तो ये धीरे धीरे पूरा आर्टिकल भी याद हो जाना चाहिए। घर में लिख लिख कर बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 54 में तो निर्वाचन की प्रक्रिया किस में? 54-55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस में? 54-55 में। तो 54 में स्पेशली क्या कहा गया कि विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों तथा सांसदों के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखो, ये तो आपने देख लिया निर्वाचन प्रक्रिया 54-55 में। तो 54 में क्या? विधानसभा के निर्वाचित विधायकों, विधायक बोले तो एमएलए है ना जी, तथा सांसद, सांसद बोले तो एमपी, एमएलए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल बोले तो इलेक्शन कमीशन में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर से ध्यान दो जी, आर्टिकल 54 में विधानसभा, तो विधान देखिए, तो विधानसभा बोलने का जरूरत है, डायरेक्ट बोलेंगे। 54 में विधायकों तथा सांसद के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान रखा गया। तो विधायक बोलते तो कहाँ होगा? विधानसभा ही ना होगा जी। आप लिखिए पूरा, लेकिन समझिए संक्षेप शब्दों में। उससे क्या दोनों काम आपका हो रहा है, पीटी लेवल, मेंस लेवल। निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब भाई 55 में क्या बोला? तो 54 में अच्छा विधायक और सांसद, ऐसे याद रखिए। 54 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या, तो निर्वाचक मंडल में किसको लिया गया? तो विधायक और सांसद। 55 में विभिन्न राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की यथा संभव एक रूपता का सूत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ एकल संक्रमण मतदान पद्धति के साथ रखा गया है। तो 54 में तो आप देख लिए सांसद और विधायक। 55 में क्या बोला गया? इसको चुनने का नीति, जैसे बोलते हैं समान प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमण मतदान पद्धति। तो क्वेश्चन आपका क्या कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए किस तरह का प्रतिनिधि, किस तरह का पद्धति का प्रयोग करते हैं? ये दोनों याद रखेंगे, समान प्रतिनिधि, एकल संक्रमण मतदान पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसके चुनाव के लिए? राष्ट्रपति के लिए। नहीं, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशेष पद्धति संविधान में अपनाई गई है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशेष पद्धति संविधान में अपनाई गई, जो अपने आप में मौलिक तथा विश्व के अन्य राष्ट्रपति को चुनाव पद्धति से अलग है। नहीं बोलोगे सर, नामकरण तो अमेरिका के समान था या भिन्न था? सेम था। अमेरिका के राष्ट्रपति से शक्ति और उसका प्रभाव क्या था? अलग था या सेम था? अलग था। किसके बराबर था? फ्रांस का था। तो देखिए अब यहाँ से सवाल, तो सर यहाँ पर बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशिष्ट पद्धति संविधान में अपनाई गई और अपने आप में मौलिक तथा विश्व के अन्य राष्ट्रपति को चुनाव पद्धति से अलग हैं। तो कैसे अलग हैं? क्वेश्चन यहाँ से पीटी लेवल तो क्वेश्चन है, इनमें में से कौन कथन सही है गलत? मेंस लेवल। अब कहा कैसे अलग है बोलिए तो उसका जो आप आगे पढ़ोगे ना, आगे तुलना करेंगे दोनों में कि अन्य देश राष्ट्रपति में क्या अंतर है, वो पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। हाँ, ये भी एकदम सिस्टम ही अलग है, ठीक है। तो आप देखो बहुत लोग कहते ना, अरे हमारा संविधान है ना बहुत लेंदी है, बहुत पेचीदा है, बहुत बड़ा, जो मन सो डालना डाल दे। नहीं बाबू,
2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग लगे हैं, करोड़ रुपया खर्च हुए। ऐसे ही नहीं, संविधान का निर्माण किया गया है तो जनहित के लिए किया गया है, शासन सुचारू रूप से हो, जनतंत्र प्रशासन बनाने का काम किया गया है। अगर होता तो राजतंत्र बनाया जा सकता था कि नहीं? लेकिन जनता पर पहले के जैसा शोषण ना हो, स्वतंत्र होकर जिए, कहीं भी रह सकता है, रोजगार कर सकता है कहीं भी, तो सब तो जन के हित के लिए, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो हमारे लोग कई देश में बढ़ गए, किस लिए? ये देखने के लिए वहां का संविधान क्या है, कैसा है, अच्छा ये डालना चाहिए कि नहीं, अच्छा इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सोचिए। कई बार बैठकें हुई, उसके बाद एक निष्कर्ष निकला और हो गया बड़ा। लेकिन एक संशोधन वर्ड डाला कि जरूरत पड़े तो उसमें सुधार कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका आप बदलाव नहीं कर सकते, समझ लीजिए। तो बड़ा लेंदी हो गया, बड़ा दिक्कत हो गया। जो बोल दिया भैया बोल दिया, हो गया। लेकिन यहाँ तो कितना अच्छा है, सरकार से हम खुश नहीं है तो भैया एकदम चौक चौराहे पे पुतला दहन कर देंगे, हो गया, सत्ता बदल गया। नहीं, ये चीज है। अच्छा, यह पद्धति अपनाने का कारण विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता लाना तथा संघ एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समानता स्थापित करना है। यह पद्धति, कौन पद्धति? एकल संक्रमण पद्धति, समान प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक रेशनल पद्धति। तो ये पद्धति अपनाने का कारण क्या था कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता लाना। मतलब जब अब देखिए, आप विधायक बोल के क्या बोल रहा है? हमारे भारत में कितने राज्य, कितने राज्य? 29, 28, 30, कंफर्म ना, नोट कर दिया जाए, चलिए। तो 28, तो ये 28 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे कि नहीं? अरे विधायक बोल दिए तो समझ लीजिए, राज्यों की बात की जा रही। तो राज्यों के, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता लाना तथा संघ एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समानता स्थापित करना, यही बोलना, समान प्रतिनिधि, समान प्रतिनिधित्व। तो चर्चा करते, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को लेकर चर्चा कर रहे थे। और आप देखोगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बोले तो इलेक्शन मंडल, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, रेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और अगर विजयी हो गए तो विजयी होने वाले जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बोले तो मेंबर, कैंडिडेट, ठीक है, को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। और न्यूनतम कोटे के निर्धारण के लिए एक सूत्र, फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को समझाने के लिए इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ऐसे में। तो आप देखो, न्यूनतम कोटा, जैसे बोला न्यूनतम कोटा आपके पास आ गया, मत आप विजयी हो गए, आप कैंडिडेट, आप प्रत्याशी जीत गए, आप उस पद के लिए आप चयनित किए जाएंगे। तो न्यूनतम कोटा इज इक्वल टू व्हाट? तो दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें एक जोड़ेंगे प्लस इधर एक जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, तो यहां पर इसको माइंड में सेट कर लेना, इसी में गड़बड़ कर देगा। प्लस के जगह माइनस कर दिए, 1 के जगह 2, 3 कर दिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिए। आप बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो न्यूनतम कोटा इज इक्वल टू व्हाट? दिए गए मतों की कुल संख्या को, तो याद है कुल संख्या को ऊपर रखेंगे, जितना भी वोट दिया गया है उसको क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों की संख्या से डिवाइड देंगे, एक जोड़कर, और पूरा में एक जोड़ेंगे। देखिए, कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटे का प्रावधान इसलिए किया गया है। देखिए, सवाल क्या है, आपके मन में सवाल उठेगा, तो यहाँ पर इसलिए भी दे दिया, क्यों किया गया है कि
स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बाद ही व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। तो स्पष्ट बहुमत के लिए न्यूनतम कोटे का प्रयोग का प्रावधान रखा गया। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण तथ्य विशेषता यह है कि निर्वाचक मंडल इलेक्शन कमीशन के प्रत्येक से 10 मेंबर का मूल्य समान नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर एक विशेषता क्या है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसका मूल्य समान नहीं होता, और प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या कितनी जनसंख्या है उसका वह कितना प्रतिनिधित्व करता है उसी के अनुपात में निश्चित होती है। तो वही फॉर्मूला को यहाँ लिख के बता रहा जी। ठीक है, यही कारण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, मतों की गणना साधारण मतगणना से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि मतों का मान निकाला जाता। बहुत लोग को पता है, ये जो सिस्टम है ना नहीं समझ में आता। ये जो बताते हैं ना, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या लगातार अगर 2-3-4 बार पढ़ते तब लोगों को लगता कि अच्छा निर्वाचक मंडल ये एक तरह का प्रोसेस, निर्वाचन पद्धति ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति, ये सब देखने को मिलती है। चलिए, तो इसको स्टार मार्किंग किया गया है ताकि इस पे कुछ क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, जैसे निर्वाचित यहाँ वर्ड होना चाहिए या नहीं, अगर होगा तो किस सेंस में, अगर नहीं होगा तो किस सेंस में, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है राहुल, है ना। हाँ, नेक्स्ट आप देखोगे कि